हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सोफर। आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं ये वाला वीडियो डालना भूल ही गई थी एकदम से, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा कोई काम पेंडिंग है। फिर एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया तो मुझे याद आया, उस बच्चे को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सोफर। ठीक है, तो सबसे पहले सोफर जो है बता देती हूँ। सोफर जो है ये बहुत एक अच्छा आदमी था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि बहुत ही सिंपली डिवीज़न किया हुआ है इंडिया का। और जैसे आर.एल. सिंह और सेन गुप्ता का पढ़ेंगे तो वो लोग ने तो बहुत ज़्यादा डिवीज़न किया हुआ है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आर.एल. सिंह भी छोटा ही है उसका, लेकिन सेन गुप्ता जो है उसका थ्योरी आप लोग देखोगे तो बोलोगे बाबा रे ये क्या डाल दिया है इसने। तो स्टार्ट करते हैं पहले रीजनलाइजेशन ऑफ सोफर के बारे में। मतलब कि जो इंडिया का है हमारा पूरा, क्या बोला जाए, मतलब इंडिया का जो भी मैप है हमारा, उसको जो इसने रीजन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये सोफर के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। रीजनलाइजेशन के बारे में मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में कि रीजनलाइजेशन होता क्या है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना पहले। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सोफर जो है इसका पूरा नाम डेविड ई सोफर है। यानी कि डेविड ई सोफर ने एक थ्योरी दिया है अपना कि उसमें इंडिया को रीजन के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया जाता है। तो ही क्लासीफाई इंडिया इनटू टू बेसिस। इन्होंने अपने थ्योरी में इंडिया का दो तरह से डिवीज़न किया गया है, ठीक है। एक है सोशियो इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन और एक है जियोग्राफिकल रीजनलाइजेशन। मतलब पहले एक सोशियो इकोनॉमिक बेस पे वो रीजन को डिवाइड करते हैं इंडिया का, और फिर एक जियोग्राफिकल रीजनलाइजेशन करते हैं इंडिया का। सोशियो इकोनॉमिक मतलब आप लोग समझते हो, मतलब कि जो सोशल फैक्टर है और जो इकोनॉमिकल फैक्टर है उसको रिलेट करके अपने मतलब थ्योरी में उन्होंने दर्शाया है। तो चलो देखो, पहले उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक बुक मतलब एक ऐसे लिखा था जो कि एक बुक में पब्लिश हुआ था। तो उस ऐसे का नाम क्या है, जियोग्राफिक पैटर्निंग ऑफ कल्चरल इंडिया। मतलब जियोग्राफिक पैटर्निंग ऑफ कल्चरल इंडिया, इस ऐसे उन्होंने लिखा था जो कि एक बुक में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम क्या है, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया। एन एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया नाम का एक बुक है जिसमें उनका ऐसे छपा, जिस ऐसे का क्या नाम है, जियोग्राफिक पैटर्निंग ऑफ कल्चरल इंडिया। तो ये हम लोग समझ गए। अब इस बुक में और इस ऐसे में इन्होंने बेसिकली क्या बताया गया है, तो काउजेज एंड पैटर्न्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। मतलब इंडिया पे कितना तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको इन्होंने अपने ऐसे के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की। क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत तरह के डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिस होते हैं और अलग अलग कल्चर, अलग अलग डाइवर्सिटी भी हो गया। तो फिर उसी को हम लोग इस में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोफर रीजनलाइजेशन। अब देखो कि जो सोफर का रीजनलाइजेशन है, इस पे हम लोग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने सोशियो कल्चरल या सोशियो इकोनॉमिक बेस पे कैसे इंडिया को डिवाइड किया गया है। तो देखो, सोफर हैज़ बीन क्लासीफाई इंडिया इनटू सम सोशियो कल्चरल रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। यानी कि कुछ कंपोनेंट्स है जिसको ध्यान में रख के जो इंडिया का क्लासिफिकेशन किया गया है सोशियो कल्चरल बेसिस पे, वो सोफर ने किया है। तो देखते हैं वो क्या क्या, मतलब देख के क्या सोच के उनका दिमाग में ऐसा क्या खिचड़ी पक रहा था जिससे उन्होंने ये थ्योरी दिया है। तो देखो, सोफर ऑल्सो यूज डाटा बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर गिवन बाय प्रीवियस स्कॉलर्स लाइक B.S. कॉर्न, D.G. मैंडलम, M.N. श्रीनिवास, N.K. बोस। यानी कि ये कुछ तरह के हमारे अलग अलग तरह के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना थ्योरी दिया है तो इंडिया कल्चर के बेसिस पे। तो उसी को ध्यान में रख के जो मैंडलम या फिर जो कॉर्न है उनको थ्योरी को ये अपना बेस बना के ये थ्योरी को ये देते हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या सोचा और क्या करके इन्होंने अपने थ्योरी में डाला है। तो द लिंग्विस्टिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि जो कंट्री है हमारा उसमें अलग अलग तरह का लिंग्विस्टिक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लिंग्विस्टिक बोला जाए तो यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे उन्होंने डिफरेंट मतलब देखो, कंट्री है हमारा, वहाँ पर ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही तरह का लैंग्वेज पूरा कंट्री में हम लोग को देखने को मिल रहा है। कहीं पर हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, कहीं पर मलयालम बोल रहे हैं, कहीं पर कन्नड़ बोल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि जो लिंग्विस्टिक डिफरेंस है, यानी कि पूरे कंट्री में जो अलग अलग लैंग्वेज बोला जा रहा है उनको एक तरह से बेस बनाया गया इस थ्योरी में। फिर मेल फीमेल रेशियो ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि देखो, हर जगह पर लड़का लड़की का जो रेशियो होता है वो तो अलग अलग है, कहीं पर लड़के ज़्यादा हैं, कहीं पर लड़कियां ज़्यादा है। तो इस तरह से जो
है, मतलब पूरे वर्ल्ड में, सॉरी वर्ल्ड बोल रही हूँ, पूरे कंट्री में जो है मेल फीमेल का रेशियो जो है उन्होंने कंसिडर किया अपने इस थ्योरी में। फिर नेचर एंड पैटर्न ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, जैसे एक जगह से लोग दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जा रहे हैं तो उसका क्या फिर पैटर्न है, उसका क्या नेचर है, मतलब किस रेशियो में जा रहे हैं आ रहे हैं, इस तरह से उन्होंने इंटरनल माइग्रेशन को भी अपना बेस बनाया इस थ्योरी में। फिर है फैमिली एंड फैमिली स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलाइजेशन स्कीम, मतलब उन्होंने अपने रीजनलाइजेशन स्कीम के अंदर जो फैमिली है या फैमिली का स्ट्रक्चर है, कहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, या फिर किसी का फैमिली पैट्रियार्कल बेस पे है, किसी का फैमिली मैट्रियार्कल बेस पे है। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसी को कंसिडर करके सोफर ने अपने थ्योरी को दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो उन्होंने अपना डिवीज़न दिया हुआ है जो भी स्कॉलर से इंस्पायर्ड होकर, तो वो किस तरह से दिया हुआ है। तो फॉर दिस डिवीजन सोफर जनरली फॉलो द डिक्टोनॉमी मॉडल गिवन बाय कॉन एंड द फोरफोल्ड मॉडल गिवन बाय मैंडलम। तो देखो दो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये इंस्पिरेशन लिया है। तो फर्स्ट जो है वो कौन है, तो कॉन नाम के एक स्कॉलर है, और सेकंड जो है वो मैंडलम है। उनके द्वारा इन्होंने अपना दो जो उनका थ्योरी दिया हुआ उसमें से इन्होंने अपने मॉडल को इंस्पिरेशन दिया है और उसमें से दो ठो अपना ये दिए हैं। तो देखो, तो सबसे पहले एक डिक्टोनॉमी मॉडल दिया हुआ है। डिक्टोनॉमी मॉडल का मतलब क्या होता है, तो बता रहे थे कि जो डिक्टोनॉमी मॉडल है वो क्या होता है। तो डिक्टोनॉमी मॉडल का मतलब हो गया कोई दो रीजन जिसका फीचर और नेचर एक दूसरे से डिफरेंट हो। मतलब क्या हो गया कि जैसे देखो हमारा पूरा इंडिया को हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ का अगर नॉर्दर्न पार्ट को हम लोग देखें तो वो सदर्न पार्ट से बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ डिफरेंट रेस के पीपल है, डिफरेंट हम लोग को कल्चर डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक कल्चर है वहाँ पर। तो हर चीज़ में डिफरेंस है। एक दूसरे से जब नेचर और कोई फीचर एक दूसरे से जब डिफरेंट हो जाता है तो उसे हम लोग डिक्टोनॉमी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो कौन और मेंडलम के द्वारा इन्होंने दो अपना मॉडल दिया हुआ है। देखो जैसे फर्स्ट इस तरह का जो हम लोग को मॉडल दिख रहा है, यानी पूरे इंडिया को इन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया, ये नॉर्दर्न पार्ट, ये सदर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट और ये ईस्टर्न पार्ट। तो ये कौन के द्वारा दिया हुआ डिक्टोनॉमी मॉडल है। और ये वाला जो है फिगर 2, ये मेंडलम के द्वारा दिया हुआ इनका डिक्टोनॉमी मॉडल है, जिसमें इन्होंने इंडिया को क्रॉस सेक्शन में डिवाइड किया है। मतलब यहाँ तो स्ट्रेट डिवीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है कॉर्न वाले में, और यहाँ पर जो है हम लोगों को क्रॉस सेक्शन में डिवाइड करके दिखाया गया है। तो फिर ये हम लोग समझ में आ गया कि कॉर्न और मैंडलम के द्वारा कैसे इन्होंने अपने थ्योरी में डाला है। अब आगे देखते हैं ये क्या बोलना चाहते हैं। अब हम लोग समझते हैं जियोग्राफिकल डिवीज़न को, मतलब कि जो इंडिया का जियोग्राफिकली डिवीज़न किया हुआ है सोफर ने, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं कि इंडिया का जो डिवीज़न है वो मेनली 2 डिवीज़न किया गया है जियोग्राफिकल बेसिस में। तो उन्होंने कैसे डिवाइड किया है, तो एक नॉर्दर्न इंडिया डिवाइड किया है और एक सदर्न इंडिया डिवाइड किया है। जैसे हम लोगों ने अभी सोशियो कल्चर में देखा था कि वहाँ पर 4 डिवीज़न किया गया था। कौन कौन सा, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, यानी कि 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था सोशियो इकोनॉमिक रीजन में। तो यहाँ पर उन्होंने 2 रीजन्स में डिवाइड किया है, एक नॉर्दर्न रीजन में और एक सदर्न रीजन में। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, द नदर रीजन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ हिमालय टू द विंध्यास माउंटेन। तो जैसे हमारा ये इंडिया है, तो यहाँ पर इंडिया का कैसे यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, तो देखो जो नॉर्दर्न इंडिया है वो नॉर्थ हिमालय, यानी कि ये वाला जो रेंज है यहाँ पर हमारा हिमालयास देखने को मिल रहा है हम लोग को यहाँ पर। यहाँ से विंध्यन माउंटेन तक, विंध्यन माउंटेन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के साइड में ना, तो यहाँ तक, यानी कि इतना जो भी ये एरिया है ये पूरा किस चीज़ का है हमारा, तो ये हो गया नॉर्दर्न रीजन का। इसके बाद सदर्न रीजन आता है, तो उसको देखते हैं अब हम लोग देखते हैं सदर्न रीजन का। तो सदर्न रीजन इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम मिडिल इंडिया टू द सदर्न कोस्ट, यानी जो मिडिल इंडिया है, यानी कि जो हमारा सतपुरा वाला रीजन है, यानी कि वहाँ से लेके पूरा सदर्न रीजन तक, यानी कि मिडिल इंडिया हो गया, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो ये वाला मिडिल इंडिया हो गया ना, यानी कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला एरिया जो आ रहा है हमारा बीच में, तो वहाँ से लेके पूरा सदर्न इंडिया तक, यानी कि पूरा ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट आ जाता है, वहाँ तक का जो रीजन है वो सदर्न इंडिया में हमारा कन्वर्ट होता है। तो अब देखते हैं, बाय ऑब्जर्विंग स्पेशियल वेरिएशंस इन टर्म ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डिफरेंस, रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फैमिली स्ट्रक्चर, कल्चरल डाइवर्सिटी, मेल फीमेल रेशियो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ही क्लासिफाइड इंडिया। तो देखो यहाँ पर
नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ये दो तरह का यहाँ पर डिवीज़न किया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो नॉर्थ साउथ डिवीज़न किया है वहाँ पर वो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, वहाँ का फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, फिर वहाँ पर मेल फीमेल का रेशियो कैसा है, वहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडिया को क्लासीफाई किया है उनके जियोग्राफिकल बेसिस पे। तो आइए देखते हैं पहले कि उन्होंने कैसे कैसे क्लासीफाई किया है। तो स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो सोशियो कल्चरल कंपोनेंट्स है तो उसको उन्होंने यहाँ पर रखा है। और देखा हम लोगों ने कि दो तरह से इंडिया का क्लासिफिकेशन किया है, एक नॉर्दर्न रीजन है और एक सदर्न रीजन है। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले उन्होंने डिवीज़न किया है लैंग्वेज के बेसिस पे। तो समझते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में किस तरह का लैंग्वेज ग्रुप के पीपल हैं और सदर्न इंडिया में किस तरह के लैंग्वेज ग्रुप के पीपल हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले। तो जैसे इंडो ईरानियन लिंग्विस्टिक फैमिली विच इंक्लूड्स हिंदी, बंगाली, असामीज, उड़िया, नेपाली, कश्मीरी, पंजाबी एंड सिंधी। तो यहाँ पर देखो जो इंडो ईरानियन लिंग्विस्टिक फैमिली ग्रुप है उसके अंदर जो लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे कौन कौन सा लैंग्वेज हो गया, हिंदी, बंगाली, असामीज, उड़िया, नेपाली, कश्मीरी, पंजाबी और सिंधी। तो ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं ये इंडो ईरानियन लिंग्विस्टिक फैमिली के ग्रुप में आते हैं। और ये कहाँ लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो ये नॉर्दर्न रीजन में बोले जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट डिवीज़न। अब देखते हैं सदर्न रीजन है जो हमारा, वहाँ पर किस तरह के फैमिली ग्रुप हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो द्रविडियन लिंग्विस्टिक फैमिली विच इंक्लूड तमिल इन तमिलनाडु, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मलयालम इन केरला एंड कन्नड़ इन कर्नाटका। तो यानी कि जो द्रविडियन लिंग्विस्टिक फैमिली है वहाँ पर कैसे लैंग्वेजेस इंक्लूड होते हैं, तो तमिल जो कि तमिलनाडु में बोला जाता है, फिर तेलुगु लैंग्वेज जो कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में बोला जाता है, मलयालम जो कि केरला में बोला जाता है, फिर से कन्नड़ जो कि कर्नाटका में बोला जाता है। तो ये जो लैंग्वेजेस है ये बोले जाते हैं हमारे द्रविडियन लिंग्विस्टिक फैमिली के अंदर। ठीक है, तो ये दो तरह का ग्रुप हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। फर्स्ट ग्रुप क्या है, तो इंडो ईरानियन लिंग्विस्टिक फैमिली ग्रुप है, और उसके बाद सदर्न में द्रविडियन लिंग्विस्टिक फैमिली है। तो देखो एक तरह से आप लोग याद रख सकते हो कि जैसे देखो हिंदी वाला जो रीजन है यानी हमारा नॉर्दर्न पार्ट वाला, यानी जहाँ पर कौन कौन से आ गए, पंजाब आ गया, फिर से हमारा हरियाणा आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, फिर बिहार आ गया, झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया। तो यहाँ आप लोग देखना कि किस तरह से कौन कौन सा लैंग्वेज बोला जा रहा है। तो वही लैंग्वेज ग्रुप के पीपल हम लोग को यहाँ पर पाए जाएंगे। और फिर उसके बाद द्रविडियन लिंग्विस्टिक फैमिली यानी कि जो सदर्न रीजन में हमारे पाए जा रहे हैं, यानी सदर्न में जो भी हमारे जितने भी स्टेट्स हैं तो वहाँ पर किस तरह की लैंग्वेज बोला जाता है वहाँ वैसे कंसिडर करके हम लोग वहाँ का लैंग्वेज यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये हो गया लैंग्वेज के बेसिस पे। अब आगे समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं रेशियल ग्रुप्स को, यानी कि जो रेशियल ग्रुप है वहाँ पर कैसे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी जो नॉर्दर्न इंडिया और जो सदर्न इंडिया है वहाँ पर कैसे कैसे हम लोगों को रेश देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले द पीपल आर बिलोंग टू इंडो आर्यन रेशियल ग्रुप, यानी यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो पीपल रहते हैं नॉर्थ रीजन में तो वो इंडो ईरानियन रेशियल ग्रुप से मतलब वहाँ के बिलोंग करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा हम लोग को रेस देखने को मिलता है, तो जाट हो गया, राजपूत हो गया, ब्राह्मण्स हो गया, और शेड्यूल कास्ट जो हो गया वो आर्यन द्रविडियन रेस का। तो ये सारे हम लोगों को यहाँ पर रेशियल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह जब हम लोग सदर्न रीजन में मूव करते हैं तो दे बिलोंग टू द द्रविडियन, तो यहाँ के जो लोग रहते हैं वो द्रविडियन ग्रुप को फॉलो करते हैं, यानी कि जो द्रविडियन रेस है एक तरह का वहाँ से बिलोंग करते हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद रिलीजन में आते हैं। तो रिलीजन में कौन कौन सा रिलीजन हो गया, तो हिंदुइज्म, इस्लाम, सक्तो, वैष्णव रिलीजन। और उसी तरह से जब सदर्न रीजन में आ रहे हैं तो वहाँ पर हिंदू, लिग्नायत, साहिबो, वैष्णव वर्शिप पीपल, यानी कि जो हिंदू के लिग्नायत वाले जो रिलीजन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। लिग्नायत किसे बोलते हैं, तो जो शिव जी का और विष्णु जी का जो पूजा करते हैं तो वैसे रिलीजियस ग्रुप को हम लोग लिग्नायत बोलते हैं। तो ये हो गया रिलीजन वहाँ का। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं फैमिली स्ट्रक्चर को। अब हम लोग देखते हैं फैमिली स्ट्रक्चर को, यानी कि जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में किस तरह से है। तो देखो जो फैमिली स्ट्रक्चर है इन द मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न
India state the major family is belong to matriarchy where the women hold the primarily power of the family. तो जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर हम लोगों को जो फैमिली देखने को मिल रहा है वो मैट्रियार्कल टाइप का फैमिली देखने को मिलता है। मैट्रियार्कल का मतलब क्या हो गया कि जहाँ की जो घर की वुमेन्स है उनके हाथ में सारा पावर रहता है अपना फैमिली का। तो जैसे हम लोग मेघालय वाला रीजन में देखेंगे तो वहाँ पर जो वुमेन रहती है यानी कि मम्मी हो गई या फिर बहन हो गई, तो जो रहती है वो लोग यानी जितनी भी वुमेन्स है उनके हाथ में सारा पावर रहता है, यानी कि घर का डिसीजन वही लेंगी। लेकिन सदर्न इंडिया का केस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर पैट्रियार्कल सिस्टम फॉलो होता है, यानी कि जो फादर रहते हैं या फिर जो मेल पीपल है वहाँ के फैमिली के, तो उनके हाथ में सारा पावर रहता है उनकी फैमिली का डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर दो डिफरेंस हो गया फैमिली स्ट्रक्चर में। तो नॉर्दर्न इंडिया में हम लोगों को कैसी फैमिली देखने को मिल रही है, तो जो मैट्रियार्कल थॉट्स वाली फैमिली है वैसी फैमिली, और सदर्न इंडिया में पैट्रियार्की हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर अब बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। तो बाउंड्री आप लोग देख लो नॉर्दर्न इंडिया का कहाँ से है, तो कश्मीर इन द नॉर्थ, पंजाब इन द वेस्ट, गंगा यमुना दोआब इन द ईस्ट एंड बिहार टू बंगाल। तो देखो जो कश्मीर है वो नॉर्थ इंडिया में हो गया है, फिर उसके बाद पंजाब जो है वो वेस्ट साइड में, आप लोग मैप में देख लेना कि कैसे कैसे सब है। तो यानी कश्मीर नॉर्थ में, पंजाब वेस्ट में, फिर गंगा यमुना का जो दोआब है ईस्ट साइड में, वो बिहार से लेके पूरा बंगाल तक उतना एरिया जो आता है वो हमारा नॉर्दर्न इंडिया का बाउंड्री बनाता है। उसके बाद साउथ में देखते हैं, तो गुजरात इन वेस्ट, महाराष्ट्र टू कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड केरला इन साउथ एंड द तमिलनाडु टू उड़ीसा। तो देखो ये जो हो गया ये सदर्न रीजन का हमारा बाउंड्री हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मेल फीमेल रेशियो का बात करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कैसा है और साउथ इंडिया में कैसा है। तो इन द मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट द मेल पॉपुलेशन इज कंटेम्प्रेरी हाई देन द फीमेल पॉपुलेशन। देखो जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल का पॉपुलेशन है वो फीमेल से बहुत ज़्यादा रहता है। अब जैसे हम लोग मेल फीमेल रेशियो की बात कर रहे हैं तो हरियाणा का एक एग्जांपल है, तो वहाँ पर 879 फीमेल्स जो हैं वो पर 1000 मेल पर हैं, यानी कि जहाँ पर 1000 लड़के का जन्म हो रहा है तो वहाँ पर 879 फीमेल्स का जन्म हो रहा है। तो ये वहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से कि जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर जो फीमेल का रेशियो है यानी फीमेल की कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पर मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन वही सदर्न रीजन में हम लोग अगर देखेंगे तो वहाँ पर फीमेल ज़्यादा हो जाती हैं। तो जैसे देखेंगे कि एग्जांपल केरला का है कि 1084 फीमेल पे पर 1000 मेल है, यानी कि 1000 मेल है वहाँ पर तो उस पर 1084 फीमेल हो जा रही है। तो ये एक मतलब डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के बीच में, यानी कि जो नॉर्थर्न इंडिया है वहाँ पर फीमेल की कंडीशन अच्छी नहीं है और जहाँ पर सदर्न रीजन में हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये था हमारा जो डिवीज़न किया गया है सोफर के द्वारा, रीजनलाइजेशन, यानी कि रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया बाय सोफर। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर से, और आप लोग आगे किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।